तुर्की के एक गांव में दो गरीब मोची रहा करते थे। वे दोनों अपनी गुजर बसर के लिए बहुत मेहनत मशक्कत से काम करते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन भी थी जिसकी पैदावार उनके लिए काफी हो जाती। इत्तेफाक से गांव में एक नया मोची आ गया और गांव के सभी लोग उसी से अपने जूते मरम्मत करवाने लगे। इस साल बारिश और सर्दी की वजह से जौ की फसल खराब हो गई। यहां तक कि दोनों भाइयों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। दोनों भाइयों की झोपड़ी गांव से बाहर थी और उससे आगे जंगल था। सख्त बर्फबारी की वजह से पेड़ों पर बर्फ जम चुकी थी। उनकी झोपड़ी के बाहर एक पेड़ गिर पड़ा था। दोनों भाइयों ने पेड़ को काटा और उसकी लकड़ी की आग जलाई। फिर वे पेड़ के खोखले तने को उठाकर झोपड़ी में ले गए और उस पर बैठकर आग तापने लगे। उसके साथ ही उन्हें एक कोयल के कूकने की आवाज सुनाई दी और उसी वक्त एक कोयल पेड़ के उस खोखले तने से निकलकर सामने जाकर मेज पर बैठ गई। दोनों भाई उस कोयल को देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन उस समय उन्हें और ज्यादा हैरानी हुई जब कोयल ने इंसानी जबान में उनसे कहा, यह कौन सा मौसम है? इमरान ने कहा, यह सर्दी का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। कोयल बोली, ओह, आग की तपिश की वजह से मैं समझी कि गर्मी का मौसम आ गया है। वैसे भी तुमने मेरा घर और घोंसला तो खराब कर ही दिया है, इसलिए गर्मियों के आने तक तुम लोग मुझे अपने पास ही रखो और मेरे लिए इस खोखले पेड़ का तना ही काफी है। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो मैं अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगी और वापसी पर तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाऊंगी जिससे तुम्हारी मुसीबतें कम होंगी। इमरान बोला, मैं तुम्हारे लिए एक घोंसला बना देता हूं। तुम शौक से हमारे साथ रह सकती हो और गर्मियों के आने तक तुम आराम से वहां रहो। तुम्हें भूख भी लग रही होगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की आधी रोटी तुम्हें देता हूं। कोयल ने रोटी खाई और पानी पिया और फिर इमरान के बनाए गए घोंसले में जाकर सो गई। एक दिन वे सुबह सवेरे कोयल के कूको करने से बेदार हो गए। उनके सामने वाली खिड़की में कोयल बैठी हुई थी और बाहर के आने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि अब मैं दुनिया के सफर पर जा रही हूं ताकि बाहर के आने की खबर हर जगह पहुंचा दूं। अब तुम मुझे बताओ कि वापसी पर तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? लालच से फजलू की आंखें चमकने लगीं। वह बोला कि तुमने दुनिया का कोना कोना देखा हुआ है। तुम मेरे लिए कोई बड़ा सा हीरा या कीमती मोती ले आओ ताकि हमारी मुसीबतों का दौर खत्म हो जाए। कोयल बोली कि मुझे हीरे मोतियों का तो पता नहीं। यह चट्टानों में छिपे होते हैं और मोती समंदर की तहों में होते हैं, इसलिए इनका निकालना मेरे बस में नहीं है। यहां से बहुत दूर एक कुआं है जिसके किनारे पर दो पेड़ खड़े हैं। उनमें से एक पेड़ सुनहरा पेड़ कहलाता है क्योंकि उसके पत्ते सोने के हैं और दूसरा पत्ता जैतून का है जो हमेशा हरा भरा रहता है। उसके बारे में मशहूर है कि जो कोई भी उस पेड़ के पत्तों को अपने पास रखेगा वह इल्म और दानिश का मालिक होगा। उसका दिल हर वक्त मुतमिन रहेगा। अगर वह किसी झोपड़ी में रहता है तो उसका दिल महल में रहने वालों की बनिस्बत अपने आप को खुशनसीब समझेगा। इमरान बोला, प्यारी कोयल, तू मुझे जैतून का पत्ता लाकर दे देना। फजलू बोला, तुम बिल्कुल अहमक हो। तुमने सोने का पत्ता क्यों नहीं मांगा? प्यारी कोयल, तुम मुझे सोने का पत्ता लाकर देना। कोयल ने उन्हें अल्लाह हाफिज कहा और खुली हुई खिड़की से हवा में उड़ गई। वह मैदानों और चरागाहों के ऊपर से उड़ती हुई चली जा रही थी। वह चीख चीख कर बाहर के आने की खबर सुना रही थी। उस साल दोनों भाइयों ने बहुत तंगी से गुजारा। लोगों ने उनसे जूते बनवाना बंद कर दिए और उस साल उनकी बाजरे की फसल भी थोड़ी सी हुई थी। साल होते होते उनकी हालत बहुत खराब हो गई और हालत पाका कशी तक जा पहुंची। बाहर का मौसम शुरू हुआ तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कोयल की आवाज सुनाई दी, मेरे दोस्तों, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूं। इमरान ने जल्दी से दरवाजा खोला। कोयल झोपड़ी में दाखिल हुई। उसकी चोंच में दो पत्ते थे, एक बड़ा सा सोने का पत्ता और दूसरा जैतून का। कोयल ने सोने का पत्ता फजलू को और जैतून का पत्ता इमरान को दिया और कहने लगी कि दुनिया के आखिरी सिरे से मैं तुम्हारे लिए यह पत्ते लाई हूं। मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। मुझे अभी शाम के मुल्कों में जाना है
ताकि मैं वहां भी बाहर के आने की खुशखबरी सुना दूं। शाकिर ने अपने हिस्से की रोटी उस कोयल के आगे डाल दी। कोयल रोटी खाने लगी। फजलू इमरान को अपना सोने का पत्ता दिखाकर कहने लगा, तुमने मेरी अक्लमंदी देखी? कोयल इमरान से बोली, अगर तुम भी अपने लिए सोने का पत्ता मंगवाना चाहते हो तो मुझे बता दो, अगले साल मैं तुम्हारे लिए भी सोने का पत्ता ला दूंगी। इमरान ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए जैतून का पत्ता ही लाना। फजलू बोला, तुम मेरे लिए सोने का पत्ता लाना। उसके बाद कोयल दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गई। फजलू अपने दांत पीसकर बोला, तुमने अमीर होने का सुनहरा मौका गंवा दिया। जैतून के पत्तों से आखिर तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा? फजलू उसे जली कटी सुनाता रहा, लेकिन इमरान हर बार ही उसे हंसकर कहता कि भाई, कनात से बड़ी कोई दौलत नहीं, दौलत तो आनी जानी चीज है। फजलू गुस्सा होकर बोला कि तुम मेरे जैसे समझदार और अक्लमंद आदमी के साथ रहने के काबिल नहीं हो। यह कहकर उसने सुनहरा पत्ता उठाया और झोंपड़ी से बाहर चला गया। गांव वालों में से जिसने इमरान की बेवकूफी सनी, वह हंसे बगैर न रह सके। सब गांव वालों ने फजलू की अक्लमंदी की तारीफ की। अब वह फजलू नहीं रहा था, बल्कि गांव का फजलू साहब कहलाने लगा था। अब गांव के सभी लोग इज्जत एहतराम से उसका नाम लेने लगे थे और गांव के बड़े बड़े चौधरी भी अपने जूते मरम्मत करवाने के लिए उसके पास भेजते थे। कुछ ही रोज में फजलू ने शादी भी कर ली। शादी में गांव के सभी लोग शामिल थे, लेकिन इमरान को पैगाम नहीं दिया गया था, क्योंकि फजलू के ख्याल के मुताबिक वह गरीब और नाकारा था और खानदान के नाम पर दाग। अब फजल खान बड़ी ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अजीब बात थी, वह और उसकी बीवी हमेशा ही नाखुश रहते थे। खर्चों के नाम पर फजलू सोने के पत्ते को तोड़ तोड़ कर फरोख्त करता रहा। आखिर एक दिन सोने का आखिरी टुकड़ा भी बिक गया। अब फजल खान पहले की तरह मुफलिस हो चुका था। अगले साल जब फिर से मौसम बाहर आया तो कोयल फिर उनके पास आई। फजलू और उसकी बीवी ने खूब कोयल की खातिरदारी की। वह उसके लिए बहुत सी चीजें लेकर आए, लेकिन कोयल ने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। वह कहने लगी कि मैं गरीब इमरान के घर की रूखी सूखी रोटी खाना पसंद करती हूं। इसी तरह न जाने कितने साल गुजर गए। फजलू सोने के पत्ते लेता रहा और इमरान जैतून के पत्तों पर कनात करता रहा। एक दिन उस मुल्क का बादशाह शिकार खेलते खेलते वहां पर आ निकला। वह बहुत परेशान और उदास रहता था। उसका बेटा नूरुद्दीन हमेशा नाफरमानी करता रहता था और वजीर उसके खिलाफ शिकायतें करते रहते थे। शाम के इलाके में बगावत हो चुकी थी और मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई थी। इन बातों ने बादशाह के सुकून और चैन बर्बाद कर दिया था। अचानक बादशाह की नजर इमरान पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे से लगता था कि वह कई दिनों से भूखा है, लेकिन फिर भी वह बहुत मुतमिन और खुश नजर आता था। बादशाह को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। इमरान ने कहा कि बादशाह सलामत, कनात ही सबसे बड़ी दौलत है। जिसे कनात की दौलत मयस्सर है, उसे न कोई परेशानी है और न कोई गम। बादशाह को इमरान की बातें बहुत पसंद आई और वह काफी देर तक उसके पास रहा। उस वक्त तक बादशाह के जहन से सारी परेशानियां जाती रहीं। बादशाह का इमरान के पास आने और उसकी वजह से उसकी परेशानी दूर हो जाने की बात दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी अपनी परेशानियां और फिक्र लेकर इमरान के पास आते और वह उनकी परेशानियों का हल बता देता। फिर लोग खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते। अमीर लोग उसे दौलत देते और गरीब लोग उसे ढेरों दुआएं देते। अब इमरान भी अच्छी खासी जिंदगी गुजारने लगा था। एक दिन बादशाह ने इमरान को अपने पास बुलाने के लिए एक सिपाही को भेजा। सिपाही उसकी झोपड़ी पर पहुंचा और बादशाह का हुक्मनामा दिखाकर बोला, बादशाह सलामत ने तुम्हें याद फरमाया है। इमरान कहने लगा कि कल बाहर का पहला दिन है और सूरज निकलने से पहले मैं कल कहीं नहीं जा सकता। सिपाही इमरान की झोपड़ी के पास ही ठहरा रहा। अगले दिन कोयल आई और उसने जैतून का पत्ता इमरान के हाथ में थमा दिया। इमरान ने कोयल से कहा कि प्यारी कोयल, बादशाह ने मुझे महल में तलब फरमाया है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए महल में आया करोगी? कोयल बोली कि ऊंचे ऊंचे महल हकीकत में यह कैद खाने होते हैं। यहाँ नफरत, अदावत, लालच और आपस के झगड़े हैं।
मैं तुमसे मिलने के लिए वहां न आ सकूंगी। तुम इन जैतून के पत्तों की हिफाजत करना और अपने से कभी जुदा न करना। कोयल ने रोटी का टुकड़ा खाया और बोली, अब तुम मुझे इजाजत दो। अल्लाह हाफिज। इमरान को कोयल की जुदाई से बहुत रंज हुआ और उसने जैतून के पत्ते चमड़े के कुर्ते के अंदर सी लिए। फिर वह यह कुर्ता पहनकर सिपाही के साथ बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। जब इमरान महल में दाखिल हुआ तो सारे दरबारी उसे देखकर आपस में चुगलियां करने लगे कि आखिर बादशाह ने इस मामूली से आदमी में क्या बात देखी है जो उसे महल में बुला लिया। जब बादशाह के वजीरों ने मोची से बात की तो उसके जौहर खुलने लगे। शहजादे, अमीर और दरबारी जिसने इमरान से बातें की, उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। दरबार में ऐसी तब्दीली आई जो पहले कभी नहीं आई थी। लोग आपस की रंजिशें भूल गए। उनके दिलों के हसद, रकाबत और नफरतें दूर हो गई। बादशाह ने इमरान के लिए एक कमरा मुंतखब कर दिया और बादशाह के तख्त के पास इमरान की एक कुर्सी रख दी गई। वजीरों ने इमरान की खिदमत के लिए उसके सामने बहुत से तोहफे पेश किए। वैसे तो बहुत से दरबारियों ने उसे बहुत से कीमती कुर्ते भी दिए, लेकिन मोची ने वह अपना चमड़े का कुर्ता पहनना न छोड़ा। महल के सभी लोगों ने इस बात को बहुत नापसंद किया। बादशाह ने कहा कि तुम यह कुर्ता किसी फकीर को क्यों नहीं दे देते। इमरान ने बादशाह से कहा कि आला जहां महल में दाखिल होने से पहले मेरे पास यही लिबास था और यह कुर्ता पहनने से मेरे अंदर तकब्बुर और घमंड पैदा नहीं होता। बादशाह को इमरान का यह जवाब बहुत पसंद आया और उसने महल में ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी इमरान को उसके कुर्ते के मुताल्लिक कोई कुछ नहीं कहेगा। अगले साल कोयल फिर आई और अब की बार वह फजल खान के लिए सोने के 2 पत्ते लाई, क्योंकि इमरान के लिए जैतून का पत्ता लाने की जरूरत नहीं रही थी। फजल खान ने सोने का एक पत्ता फजूल खर्ची में खत्म कर डाला। उसकी बीवी ने कहा कि आखिर हम कब तक तंगी की जिंदगी बसर करते रहेंगे। तुम्हारा भाई इमरान कैसे शाहाना जिंदगी बसर कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपना बोरी बस्तरा समेटो और महल का रुख करो, वह तुम्हें कहीं ना कहीं जगह दे देगा। फजल खान ने अपना सामान लपेटा और सोने का पत्ता भी सामान में संभाल कर रख लिया और फिर वे दोनों सफर के लिए रवाना हो गए। वे काफी देर चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। वे दोनों बिल्कुल थक चुके थे। फजल खान की बीवी बोली, तुम तो बिल्कुल अक्ल से पैदल हो, तुमने सफर के लिए किसी सवारी का इंतजाम क्यों नहीं किया? आखिर यह सोना हमारे किस दिन काम आएगा? फजल खान ने रुमाल खोलकर सोने का वह पत्ता देखा। एक चालाक बुढ़िया बहुत देर से उनका पीछा कर रही थी। वह एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसने उनकी सब बातें सुन ली और फिर पत्ते की झलक भी देख ली। वह पेड़ के पीछे से निकली और चापलूसी के साथ बोली, आला कद्र नवाब साहब और मोहतरमा, बानो साहिबा कनीज का सलाम कबूल फरमाइए। फजल की बीवी ने कहा कि तुमने कैसे जाना कि हम नवाब हैं? बुढ़िया बोली, आला कद्र आपकी शक्ल ही से यह अंदाजा हो जाता है कि आप खानदानी नवाब हैं। जनाब, क्या आप मुझे अपनी मेहमान नवाजी की इज्जत बख्शेंगे? बुढ़िया ने उनकी ऐसी खुशामद की कि दोनों उसके फरेब में आ गए। वे दोनों भूखे प्यासे तो थे ही और उन्होंने बुढ़िया औरत की दावत कबूल कर ली। बुढ़िया ने अपनी थैली खोली और कहा, जनाब, आपने आज तक बहुत आला आला किस्म के खाने खाए होंगे, लेकिन आज मेरा यह सादा सा खाना भी खाइए। सरकार, मक्खन की लगी हुई रोटी और आम का अचार हाजिर है। फजल खान और उसकी बीवी ने पेट भरकर खाना खाया। फिर बुढ़िया ने उनके सामने शरबत पेश किया। उसमें कोई नशा अवर चीज छिपी हुई थी। उसे पीते ही दोनों की आंखें बंद होने लगी। जल्द ही वे नवाबी के ख्वाबों में पहुंच गए और नवाबों के ख्वाब देखने लगे। बुढ़िया के 2 बेटे टोटू और गोली थे। वे बुढ़िया के साथ ही रहते थे। फजल और उसकी बीवी सो गए तो बुढ़िया ने चीख कर कहा, ए अहमको, कहां मर गए? बुढ़िया ने कहा, अब मेरा मुंह क्या देखते हो? जल्दी से सामान समेटो और यहां से चलते बनो। फिर वह टोटू से कहने लगी, आज तुम्हारी क्या कारगुजार रही? तुमने कुछ माल उड़ाया या यूं ही चले आए? टोटू ने कहा कि अम्मा, आज जब मैं महल के करीब से गुजर रहा था तो किसी ने एक चमड़े का कुर्ता ऊपर से फेंका। यह कुर्ता है तो बेकार, लेकिन मैं उसे आपके हुक्म की तामील के लिए ले आया हूं।
यह कहकर उसने कुर्ता बुढ़िया की जानिब फेंका और बुढ़िया तेवरी चढ़ाकर बोली, अरे अहमक, यह कुर्ता मेरे किस काम का है? यह कहकर बुढ़िया ने वह कुर्ता फजल के ऊपर डाल दिया। बुढ़िया ने वह सब सामान समेटा और फिर वे हंसते हुए तीनों वहां से चल दिए। बहुत देर बाद फजल और उसकी बीवी की आंख खुली। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनका सब सामान चोरी हो चुका है। यह देखकर फजल खान की बीवी जोर जोर से चीखें मार मार कर रोने लगी और शाम के वक्त अच्छी खासी सर्दी हो गई। फजल खान ने चमड़े का वह कुर्ता पहन लिया जो उसके करीब ही पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने अपने बदन पर वह कुर्ता डाला तो उसके जिस्म में एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। वह रोने धोने की बजाय हंसने और मुस्कुराने लगा। उसकी बीवी से भी यह रंजो मलाल जाता रहा। उन्होंने जंगल में एक घर बनाया और फजल खान एक घोंसले से अंडे निकाल लाया। उसकी बीवी ने उन्हें भूना और दोनों खा पी कर एक पौधों के ढेर पर लेट गए और सो गए। उन्होंने अपने घर को बड़ा कर लिया और वे जंगल में रहने लगे। वे परिंदों के अंडों और फलों पर ही अपना गुजारा करते रहे। उनके दिल से महल जाने का ख्वाब जाता रहा। और उधर इमरान की सुनिए, जब सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसका कुर्ता गुम हो चुका है। उसने नौकरों से पूछा मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। उसने महल का कोना कोना छान मारा लेकिन उसके कुर्ते का कुछ पता न चला। उसके बाद उसकी हालत अपने पुराने वक्त की तरह आ गई। वजीर एक दूसरे से हसद करने लगे और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बादशाह की भी परेशानी बढ़ गई। इमरान की सब सलाहियतें उसके कुर्ते के साथ थीं। जब वह कुर्ता न रहा तो उसकी सलाहियतें भी जाती रहीं। यूं लगता था कि जैसे उसका जहन बिल्कुल नाकारा हो चुका है। और दरबार में भी चुगलियां होने लगीं कि इस दरबार में मोची का क्या काम। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया कि यह मोची यहां तक कैसे आया और उसे यह दर्जा किसने दे दिया। तहकीकात के बाद यह बात सामने आई कि मोची खामखाही ही महल में ठहरा हुआ है। बादशाह ने हुक्म सुनाया कि मोची को महल से निकाल दिया जाए और उसकी हर एक चीज जब्त कर ली जाए। फरमान जारी हुआ और एक नौकर सामान जब्त करने के लिए उसके कमरे में दाखिल हुआ और कीमती चीजों पर कब्जा करने लगा। इमरान खिड़की से बाहर भाग निकला। उसे भागता हुआ देखकर एक राहगीर बोला, आज सुबह ही यहां से एक कुर्ता बाहर आकर गिरा था और अब इस कुर्ते का मालिक खिड़की से कूद रहा है। इमरान ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और मिन्नत समाजित से कहने लगा, क्या तुम बता सकते हो कि उस वक्त वह कुर्ता किसके पास है? राहगीर बोला कि एक लड़का वह कुर्ता उठाकर जंगल की तरफ भाग गया था। इमरान बोला, अगर तुम मुझे उस लड़के के पास ले चलो तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। राहगीर बोला, तुम इस रास्ते पर चलते रहो। जहां यह रास्ता खत्म हो जाए वहां पर एक घर है। शायद तुम्हें अपने कुर्ते के मुताबिक कोई मालूमात मिल जाए। इमरान ने अपना बटुआ उस राहगीर के हवाले किया और राहगीर के बताए गए रास्ते पर चलने लगा। वह जंगल में दाखिल हो गया और रात का अंधेरा फैल गया। दूर कहीं एक आग जल रही थी। वह उस आग की तरफ चलता रहा। आखिर काफी देर बाद वह एक घर के पास पहुंचा। मकान का दरवाजा कुछ कदर खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा तो मकान के अंदर उसका भाई फजल खान यानी फजलू सो रहा था। उसके सिरहाने उसी का कुर्ता रखा हुआ था और उसके पास एक औरत बैठी हुई थी। इमरान समझ गया कि यह औरत उसकी भाभी है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अदब के साथ मकान में दाखिल हो गया और धीमी आवाज में सलाम किया। इमरान की भाभी ने उसे नहीं पहचाना और उसकी बहुत इज्जत और मेहमान नवाजी की। उसने इमरान से कहा कि भाई साहब धीमी आवाज में गुफ्तगू कीजिए, मेरे शौहर अभी सोए हैं। इमरान ने कहा कि बीबी, मैं रास्ते से भटक कर यहां पर आया हूं। मैं दरअसल महल का मुलाजिम हूं। औरत ने कहा, अच्छा ये तो बताइए कि महल का क्या हाल है? बहुत दिन पहले मैं भी महल जाने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन अब अपने इस अहमकाना ख्याल पर हंसती हूं। इमरान ने पूछा कि आप महल में क्यों जाना चाहती थी? औरत ने जवाब दिया कि मेरे शौहर के भाई दरबार में मुलाजिम हैं। हम भी अपनी किस्मत आजमाने चले थे, लेकिन रास्ते में एक बुढ़िया औरत ने हमें नशा पिला दिया और हमारा सब कुछ माल लूटकर यहां से चली गई और जाते वक्त यह पुराना सा कुर्ता यहां पर फेंक गई। इमरान ने अपना कीमती कुर्ता उतार कर रख दिया
और कहने लगा, बीबी, मुझे लगता है कि आपका शौहर इस पुराने कुर्ते की बजाय इस नए कुर्ते को ज्यादा पसंद करेगा। औरत ने अपने शौहर को झंझोड़कर बेदार कर दिया और कहने लगी, देखो मैंने कैसा उम्दा सौदा किया है। फजल ने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसके सामने उसका भाई इमरान खड़ा मुस्कुरा रहा था। फजल ने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगाया और कहने लगा, भाई तुम ठीक तो हो? तुमने दरबार में क्या कुछ तरक्की देखी और क्या कुछ पाया? इमरान बोला कि भाई, दरबार का उरूज भी देखा और जवाल भी। सच पूछो तो मेरा इन बातों से दिल भर चुका है। अब तो दिल चाहता है कि अपनी झोंपड़ी में सुकून और आराम से रहूं। फजल और उसकी बीवी भी उसके साथ चलने पर राजी हो गई और दोनों भाइयों ने एक बार फिर से अपना काम संभाल लिया। और मौसम बहार शुरू होते ही कोयल अब भी उनके पास आती और उन दोनों भाइयों के लिए ही जैतून के पत्ते लाती। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।